हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम जो है 2 दिन के एक साथ कवर करेंगे कंटेंट्स को, 9th ऑफ मई और 10th ऑफ मई। और टुडे ओनली, मतलब कि आज ही के दिन 11 मई का भी जो कंटेंट है वो मैं आज ही आपके साथ में जो है शेयर करूंगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग जितने भी हैं, आप जो भी देखते हैं, एक तो पूरा देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज के कंटेंट बहुत अच्छे होने वाले हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई दिए हैं। और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फेसबुक पर जहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं आप, मोस्ट प्रोबेबली ना। और जो है अपने अच्छे साथियों को ज़रूर भेजें जो वाकई में सिंसियरली अपनी तैयारी करते हैं, है ना। तो देखिए, हम लोग अब आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ आंसर्स दिए हैं, उस पर बात कर लेते हैं। मैंने आपसे पिछले दिनों में क्वेश्चन पूछा था कि जो ईरान है उसकी राजधानी आपको पता है तेहरान है। अब वर्तमान में ईरान की करेंसी तोमान हो चुकी है और एक तोमान जो है ना वो 10,000 रियाल के बराबर होती है। तो तोमान एक छोटी करेंसी है, लेकिन ईरान ने इसे अभी हाल ही में अपनी जो मुद्रा है उसको परिवर्तित करके रियाल से तोमान बना दिया गया है। और यहाँ के पीएम कौन है? हसन रूहानी। और हसन रूहानी है यहाँ पर। और एक बात याद रखना, ईरान में जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार की गवर्नमेंट है? थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? थियो का मतलब गॉड, इसका मतलब जो गॉड के लोगों, भगवान के जो दूत हैं, है ना। इसका मतलब धर्म, वहाँ पर जो सत्ता है वो धर्म की सत्ता है। थियो का मतलब गॉड से होता है ना। तो थियोक्रेसी, जिस प्रकार वेटिकन सिटी में थियोक्रेसी है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था, एग्जाम में हमेशा आया भी है ये प्रश्न, कि वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी। शिव कुमार जो है वो हमेशा बहुत अच्छा आंसर देते हैं, है ना। तो स्टार्ट 2001 से हुई, यूनाइटेड नेशंस द्वारा सेलिब्रेट किया गया। और जो 2019 का थीम था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है। लिविंग, ये यहाँ पर लिविंग नहीं है, ये लीविंग है, LEAV। लिविंग का मतलब किसी को नहीं छोड़ना है पीछे, सभी को जो है ना टॉयलेट का यूज़ करना। तो ये स्पेलिंग इसकी LEAVING, लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, सभी को साथ में लेके चलेंगे तभी काम होगा। क्योंकि टॉयलेट जो है वो हमारे हाइजेनिक फैसिलिटीज़ में बहुत मदद करता है। और यदि सभी के घर में टॉयलेट है तो हमें किसी भी प्रकार के जो रोग होते हैं वो नहीं होंगे। मैंने आपसे थोड़ी चर्चा की थी कि इंडियन आर्मी की 7 कमांड है अलग अलग जगह। तो जो वेस्टर्न कमांड है वो चंडी मंदिर है, चंडी मंदिर जो है वो वेस्टर्न कमांड है, पश्चिमी कमांड। पूर्वी जो कमांड है इंडियन आर्मी की वो कोलकाता में है। ये आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है, स्पेशली जो आर्मी के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो आर्म्ड सर्विसेज, CDA, NDA, है ना, जितने भी आर्मी क्लर्क के यदि देख रहे हैं तो उनको तो ये सब बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे आजकल ये कॉमनली एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। नॉर्दर्न कमांड जो है ये जम्मू कश्मीर उधमपुर में पड़ता है। और दक्षिणी कमांड जो है, साउदर्न कमांड, वो पुणे में है। और सेंट्रल जो है मध्य कमांड इंडियन आर्मी की, वो लखनऊ में है। ये प्रश्न आपका आया था कि जो है आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है वो कहाँ पर है, तो ये शिमला में, याद रखना। एक और बता देता हूँ मैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है वो जो है देहरादून IMA में है ना, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। और एक चेन्नई में भी है, राइट। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। और साउथ वेस्टर्न कमांड जो है वो कहाँ पर है? साउथ वेस्टर्न कमांड जो है वो जयपुर में लोकेटेड है। तो इस तरह के ये सभी है ना। साउथ वेस्टर्न कमांड तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे युद्ध के लिए रियाल टू तोमान जो किया है वो इराक ने किया है, राइट, है ना, इराक ने किया है। और ईरान जो है वहाँ पर जो है हसन रूहानी है, ठीक है। हाल ही में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इराक के हाल ही में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है ना। ये करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये भी। तो देखिए, आगे चलते हैं। देखिए, इन्होंने जो है, गुलशन मेहरा ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। मैंने आपसे पूछा था कि जो फील्ड मार्शल हैं जिन्हें 5 स्टार का पोस्ट दिया जाता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो वो सबसे पहले जो फील्ड मार्शल भारत के घोषित किए गए थे ना वो थे सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ जो है 1971 के युद्ध में इन्होंने अदम्य जो है ना अपना प्रदर्शन दिखाया था इंडियन आर्मी का। और
जो है बांग्लादेश को हमने स्वतंत्र किया था, मुक्ति वाहिनी सेना, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में मुक्ति वाहिनी सेना, और 90,000 लोगों को जो पाकिस्तान आर्मी के थे उनको 90,000 सैनिकों को प्रत्यार्पण करना पड़ा, उन्हें समर्पित करना पड़ा कि उन्होंने हार मानी। तो इस समय इसलिए बहुत अच्छा काम करने के लिए इन्हें फील्ड मार्शल की पोस्ट दी गई है। तो पहले भारत के फील्ड मार्शल किसे घोषित किया था और कब दी गई थी? ये 1 जनवरी 1973 को। उसके बाद में 1948 में जो है हमारे जो पहले जो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो पहले जो आर्मी के जो चीफ थे, जनरल थे, उनका नाम था कोदंडेरा एम करियप्पा, के एम करियप्पा के नाम से, करियप्पा है ना, 1948 में। तो ये मेनकशा से बहुत पहले थे, लेकिन इनको फील्ड मार्शल का पोस्ट बाद में दिया गया है। हु वाज कन्फर्ड रैंक ऑन 15 जनवरी 1986, तो 15 जनवरी 1986 को इन्हें कन्फर्ड किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंडियन नेवी डे, इंडियन आर्मी डे और इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हम इन दिनों को सेलिब्रेट करते हैं? तो ये ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए, फील्ड मार्शल इज इक्विवेलेंट टू द एडमिरल ऑफ द फ्लीट ऑफ द इंडियन नेवी। फील्ड मार्शल जो है वो इक्विवेलेंट है एडमिरल में, जो है एडमिरल ऑफ द फ्लीट ऑफ इंडियन नेवी, मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन, है ना। लेकिन इसको 5 स्टार का पोस्ट दिया जाता है, मतलब जो रैंकिंग है ये एक ऑनरेरी पोस्ट है, मतलब सम्मान के रूप में दिया जाता है। और इसके बाद में जो है ना, जो केवल अब तक जो है फील्ड मार्शल 3 रहे हैं, तो तीसरे जो हैं अर्जन सिंह है, ये इंडियन एयरफोर्स के थे। इन्होंने 1998 में, 1998 में कारगिल के युद्ध में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया था। तो अर्जन सिंह, ये बात याद रखनी है आपको, SJF मेनकशा और KM करियप्पा, इन 3 जनों को क्या दिया गया है? फील्ड मार्शल का पोस्ट दिया है। NSG जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, उसका हेडक्वार्टर मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा में है। तो ये मानेसर आपको जरूर याद रखना है। एक मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि जो WHO के हेड चल रहे हैं वो कहाँ से हैं? वो भी इथियोपिया से हैं। इथियोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा। यहीं के प्रेसिडेंट को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इथियोपियन बिर, ये जो है यहाँ की क्या है? करेंसी। और जो है अभी अहमद अली जो हैं, इनका पूरा नाम क्या है? अभी अहमद अली। इनको 2019 का नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया था, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने शांति स्थापित करने की कोशिश की थी। जो इरिट्रिया से गृह युद्ध चल रहा था, इरिट्रिया भी जो है अफ्रीका देश है, इथियोपिया भी अफ्रीका देश है। आप याद रखना, पूरे इस दुनिया की जो सबसे पहली, जो एक पुरातत्व विभाग ने सबसे पहला जो कंकाल पाया था वो इथियोपिया में ही पाया था, और उसका नाम क्या रखा है? लूसी। तो याद रखना, दुनिया का सबसे पुराना जो कंकाल मिला है ना, वो भी इथियोपिया में मिला है, और इसका नाम लूसी है। और इथियोपिया कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, कुछ और अच्छे स्टूडेंट्स ने आंसर्स दिए हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। आप देखिए, आप लोग केवल आंसर्स को, मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग आंसर देंगे तो आपको इस तरह के सभी क्वेश्चन जो है ना परमानेंट फिक्स हो जाएंगे। तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करो। आई हैव है ना कीन रिक्वेस्ट टू यू, आप जो है ना ज़रूर आंसर्स दिया करें, और आपके नॉलेज को बहुत एक्सपैंड करेगा, है ना। और आपको सर्च करने की आदत भी आएगी, इंटरनेट पे आपको सर्चिंग करने की भी थॉट मिल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्च करने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ आपके दिमाग में कौंधती है तो आप सर्च करेंगे। दुनिया के मैंने पूछे थे 5 सबसे बड़े जो आइलैंड है, उनमें आइलैंड है ग्रीनलैंड आइलैंड, है ना, सबसे बड़ा। उसके बाद गिनी आइलैंड, ये जो है गिनी आइलैंड, बोर्नियो, मेडागास्कर मैंने आपसे बात करी थी, मेडागास्कर के लिए ही जो है ऑपरेशन वेनिला चलाया गया था, उसके लिए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और बैफिन आइलैंड जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा द्वीप समूह है, बैफिन आइलैंड, राइट। डेन्यूब रिवर के बारे में मैंने पूछा था, ये जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है वोल्गा के बाद, और डेन्यूब नदी पर बहुत सारे बड़े बड़े शहर स्थापित हैं, जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये ओपेक का हेडक्वार्टर भी यही है। बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, वो भी इसी नदी पर जो है बैंक पर है। और हंगरी, बुडापेस्ट, वो भी है ना, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ये भी इसी नदी पर स्थित है। अब देखिए, इन्होंने बहुत कुछ अच्छे आंसर्स दिए हैं, मैं इसको आगे और डिस्कस कर लेता हूँ।
इन्होंने कुछ और आंसर्स दिए हैं जो मैंने 8 मई को पूछा था। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो था, है ना, ये त्रासदी, वो 3 दिसंबर 1984 को, 2 दिसंबर की रात में, मतलब 3 दिसंबर लग गई थी। और मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम की जो गैस है वो रिलीज़ हो गई थी। और आपको पता होगा जो कंपनी का नाम था वो था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड। तो आप मुझे बताइए, यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है जो कि फर्टिलाइज़र्स बनाने का काम करती थी, तो यूनियन कार्बाइड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का कंपनी है, मतलब इंग्लैंड की कंपनी है या अमेरिका की कंपनी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपसे ये भी पूछा था कि रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है, उसने रेड क्रॉस सोसाइटी ने सबसे ज़्यादा अब तक के पीस शांति पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो जो है 1917 में पुरस्कार दिया गया, 1944 में और 1963 में। 3 बार अब तक रेड क्रॉस सोसाइटी को नोबेल पीस पुरस्कार मिल चुका है, राइट। और ये 1863 में इसकी स्थापना हुई थी, 1863 में। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है, मैंने आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले कि अधीर रंजन चौधरी। नॉर्मली लोक लेखा समिति जो है उसके अध्यक्ष जो होते हैं, जो कि 22 मेंबर की कमेटी है। ये सारी बातें जो पॉलिटी के अंदर बहुत अच्छा सेक्शन है, आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं करंट अफेयर के। तो अधीर रंजन जो चौधरी हैं ये कांग्रेस से संबंध रखते हैं और हमेशा ऑपोजिशन पार्टी का व्यक्ति ही इसमें हेड बनता है। तो ये भी पॉइंट आप हमेशा, तो आप देखिए एक से एक पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर भी होती जा रही होगी। मैं नेशनल लेवल के जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ सभी जगह से बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए कवर करके लाता हूँ, ताकि क्या हो सके कि आपको किसी और चैनल पर भी देखने की आवश्यकता नहीं है करंट अफेयर्स को। तो देखिए दीपांशु जो दत्रे वाले हमेशा बहुत अच्छा आंसर्स देते हैं, है ना, बधाई के पात्र हैं ये, और ये ज़रूर सफल हों। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी ये सफल होंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, मैंने आपसे पूछा था रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि छोड़ दी थी, जलियांवाला बाग कांड, है ना, हत्याकांड, आपको याद आ रहा होगा। मैसेक्रे जो था, ये मैसेक्रे का मतलब होता है बहुत बड़ा हत्याकांड हो जाता है, और 19 अप्रैल 1919 को वापस दे दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा जो उपाधि दी है वो गांधी जी को दी थी। देखिए ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ही इज़ एन्जॉइंग माई क्लास, और इस तरह से यदि आप भी एन्जॉय करते हैं तो ज़रूर जो है आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अच्छे कोट्स कमेंट्स ज़रूर लिखा करो, है ना, इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर वाली ये सारी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। इसके बाद में कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं और उसके बाद में मेरे करंट अफेयर वाले सेक्शन पे आऊँगा, मतलब 9 मई और 10 मई दोनों को मैं आज एक साथ कवर कर दूंगा। तो देखिए ये वाली बात हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं रिपीट करवाना चाह रहा हूँ कि विश्व प्रवासी दिवस जो है ये 9 मई को मनाया जाता है। 9 मई को ये फिक्स नहीं है, मई महीने के दूसरे शनिवार को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात आप ज़रूर याद रखेंगे, है ना। और ये क्या, प्रवासी जो पक्षी है, जैसे कि भारत में साइबेरियन क्रेन आता है रशिया से, तो उनके बारे में जागरूकता, उनके संरक्षण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्योंकि इस तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ना, ये इकोलॉजी को बहुत प्रभावित करते हैं। आपको यदि पर्यावरण के वीडियोज़ देखना है एनवायरनमेंट के, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है एनवायरनमेंट की भी, वहाँ पर मैंने 3 बहुत अच्छे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, और भी समय समय पर मैं आगे अपलोड करता रहूँगा। तो आप एनवायरनमेंट के लेक्चर भी देख सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर। अब देखिए यूनाइटेड नेशन जो है उसने इसकी घोषणा की थी, और 2020 का थीम क्या था, बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। और कहीं ना कहीं साइबेरियन क्रेन के कारण रूस और भारत के संबंध टाइज भी बहुत अच्छे हैं, है ना, ये भी एक कारण होता है दो देशों के बीच में अच्छे। देखिए कुछ इस तरह के मैं अलग से कंटेंट जो लाता हूँ उसके पीछे कारण क्या है कि आपको कुछ उत्तर प्रदेश और राज्यों के बारे में भी, है ना, थोड़ा बहुत कवर हो जाए, है ना। तो ये मेरा मेनली उद्देश्य रहता है ना। तो देखिए ये प्रवासी राहत मित्र नाम की जो एप्लीकेशंस, देखो ये एप्लीकेशन नॉर्मली एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती हैं, ताकि क्या हो सके सभी लोग अपने स्मार्टफोन में इनको जो है इंस्टॉल कर सकें और उसकी मदद ले सकें। तो प्रवासी राहत मित्र किसने लॉन्च की है, उत्तर प्रदेश ने। क्या उद्देश्य है कि उद्देश्य प्रवासी मजदूर जो हैं, जो दूसरे राज्यों में हैं, को लाभ प्रदान करना, मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखना, और मजदूरों के डेटा का कलेक्शन करना, और भविष्य में उनके कौशल के हिसाब से जो है आजीविका उनको प्रदान करना, क्योंकि भविष्य जो है ना इन मजदूरों का बहुत ही ज़्यादा समस्या
वाला रहेगा, उसके पीछे कारण ये है कि ये लोग सभी अपने घर आ रहे हैं और इनको जो है ना किसी प्रकार की नौकरी वगैरह के लिए बहुत बुरा सामना करने वाले हैं ये लोग। और वापस से जहाँ पर ये काम करते थे ना, वहाँ पर जाने से पहले 10 बार सोचेंगे कि वापस जाएं या नहीं जाएं। तो ये बहुत भयावह स्थिति हो गई है इनके लिए। उत्तर प्रदेश जो है उसकी राजधानी आपको पता है लखनऊ है। मुख्यमंत्री बीजेपी के बहुत ही तेज़ तर्रार, बहुत ही शानदार इनका काम चल रहा है योगी आदित्यनाथ जी का, है ना। गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल पहले गुजरात की भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। और गोविंद माथुर बहुत लंबे समय से जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय लखनऊ में नहीं इलाहाबाद में है। और सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट में जो जजेस बैठते हैं, सबसे ज़्यादा जो जजेस हैं वो इलाहाबाद उच्च हाई कोर्ट में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुल कितने जजेस हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नंबर है राज्यों के किसी भी हाई कोर्ट में। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी लगभग 22 करोड़ के बराबर है, जो कि है ना ब्राज़ील के बाद सबसे बड़ी ज़्यादा जनसंख्या, ये छठे नंबर पे आता है ना। यदि उत्तर प्रदेश को देशों की लिस्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी होगी? चाइना, फिर किसकी जनसंख्या है? भारत, फिर यूएसए अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में ब्राज़ील और छठे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है जनसंख्या के हिसाब से। तो देखिए इकलौता राज्य में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश का एक ही पड़ोसी देश राज्य है और वो है नेपाल। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है अन्य राज्यों से, जो कि 8 राज्यों से। तो आपको नॉर्थ से चलते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ये 8 राज्य हैं। यदि दिल्ली को काउंट कर लिया जाए एक राज्य के तौर पे तो कुल 9 पड़ोसी जो है राज्य हो जाएंगे। वैसे आप ये कह सकते हैं कि 8 राज्य और 1 यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, तो कुल मिला के ये 9 है ना क्षेत्रों से लगता है। तो जो कि भारत की सबसे ज़्यादा क्षेत्रों से लगने वाला ये एक क्षेत्र है। तो ये आपको एक बात पता चल गई होगी। तो हमने डेन्यूब रिवर के बारे में सब बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ये इन्होंने कुछ लाइंस के बारे में चर्चा की है, हमने पिछले सेक्शन में भी देखा था। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, ये देखो ये इतने मिसलेनियस और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि ये हमेशा किसी ना किसी पेपर में आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। और आपको यदि पढ़ा हुआ है तो एक झटके में आप आंसर दे देंगे और आपका समय बच जाएगा दूसरे क्वेश्चन के लिए एग्जाम्स में। तो देखिए 17 पैरेलल लाइन जो है वो साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच है। आपको पता होगा वियतनाम युद्ध में अमेरिका की बहुत बुरी हार हुई थी। जो नॉर्दर्न वियतनाम है वो रशिया और चाइना के कंट्रोल में था और साउथ वियतनाम जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में था। तो 17 पैरेलल लाइन आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि दोनों वियतनाम आज की तारीख में मिल चुके हैं, है ना। और 31 पैरेलल लाइन जो है, 31 पैरेलल लाइन वो है ईरान और इराक के बीच में। और 38 पैरेलल लाइन आपको सबको पता है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। 49th पैरेलल लाइन जो है वो किसके इसके बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में है ना। ये आपको मैंने डिस्कस कर ही दिया था। डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ है, वैसे ये भारत के साथ आया करती थी। डुरंड रेखा जो है अंग्रेज़ों के समय पर बनाई गई थी। हिडेनबर्ग रेखा फ्रांस और जर्मनी, तो एक बार ये रिपीट हो गया। मैकमोहन रेखा लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से इन पर डिस्कस किया था। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, मैगिनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस, है ना। मैनरहीम लाइन जो है वो रशिया और फिनलैंड, फिनलैंड एक बहुत अच्छा देश है ना। फिनलैंड की आप मुझे राजधानी बताइए और फिनलैंड की मुद्रा क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फिनलैंड की राजधानी और मुद्रा, है ना। ऑर्डरनेसे लाइन जो है वो पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। सीगफ्रिड लाइन जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। और रेड क्लिफ रेखा, तो ये तो सबसे ज़्यादा जो है डिस्प्यूटेड एरिया है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के मध्य यह लाइन है। तो इस तरह से आपको ये सारी बात क्लियर हो गई होगी। तो बाकी जितने भी सेक्शन हैं वो हमने कर लिए थे। बस एक डेनमार्क की राजधानी रह गई है, वो कोपेनहेगन है। और 2009 में मैंने आपसे पूछा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेट समिट हुआ था यहाँ पे, और 15th समिट हुई थी और एक क्लाइमेट चेंज कंट्रोल को लेकर था। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन बहुत सुर्खियों में बना रहता है पर्यावरण के उद्देश्य से। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। और बाकी सभी हमने जो है बाकी सारा सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग जो है अपने करंट अफेयर के टॉपिक पर आते हैं। देखिए बहुत लंबा समय लग गया डिस्कस करने में, लेकिन है ना हम लोग जल्दी से अपना जो 9 और 10 मई का जो सेक्शन है उसको बहुत जल्दी से कवर कर लेते हैं, है ना। देखिए मेरे हिसाब से शायद ये कहीं 1 मिनट, अच्छा जी मेरे को एक बार मेरे को अपना भाई साहब का खोलना पड़ेगा, भाई साहब का, हाँ जी। तो ये जो है आपके सामने जो है ये PDF मैं आपके लिए खोल रहा हूँ। चलो
तो देखिए करंट अफेयर जो है 9 और 10 मई के वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारी बात हम कर चुके हैं। ईरान देश की मुद्रा, ईरान ने क्या करा, रियाल को तोमान में बदल दिया और हसन रूहानी यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। और आपको मैंने बता दिया यहाँ पर थियोक्रेसी है और तेहरान इस देश की राजधानी है। तो आगे चलते हैं। 2022 में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 2022 तक जो दिया मिर्ज़ा हैं, आपने एक मूवी देखी होगी रहना है तेरे दिल में, बहुत अच्छी मूवी है ना, बहुत इमोशनल एंड लव पर मूवी है। और तो इसके गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्ज़ा बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं ये। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, आपको रहना है तेरे दिल का एक गाना भी याद आता होगा ना, सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। तो दिल सच में किसी से नहीं लगाना है, दिल लगाना है तो किताबों से लगाना है, और वही आपको है ना बहुत चरमोत्कर्ष पे है ना, आपको पिनैकल पे, शिखर पे ले जाएंगे। तो दिल किसी से न लगाएं, केवल किताबों से लगाएं। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये जो है इसका मुख्यालय नैरोबी में है। यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त राष्ट्र, उसका एकमात्र हेडक्वार्टर है जो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। बाकी सभी यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर जो है ना उत्तरी गोलार्ध में मिलेंगे आपको, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओनली एंड ओनली हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच इज़ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इट इज़ लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ये बात एक आपको याद रखनी है ना। तो 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यहीं से 1973 से मनाना स्टार्ट किया है ना। 1971 में ये मीटिंग हुआ था, 1972 से हम लोग मनाना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो कार्यकारी अध्यक्ष कौन है इसके, इंगर एंडरसन, है ना। तो कुछ दिवस हमको पता होने चाहिए। विश्व एथलेटिक्स दिवस हम कब मनाते हैं, 7 मई को, और जागरूकता और युवाओं में खेलों के प्रति महत्व बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। कौन कौन इसको मनाता है ना, तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ। तो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, मोनाको। आपको पता होगा मोनाको एक बहुत छोटा सा देश है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मोनाको कौन से नंबर पे आता है। सबसे छोटा तो कौन सा है, वेटिकन सिटी। तो विश्व एथलेटिक्स जो है, ये जो IAAF है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इसकी स्थापना 1912 में हुई और वर्तमान में सेबेस्टियन कोए, है ना, IAAF के अध्यक्ष चल रहे हैं। देखिए अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले और स्मृति और सम्मान के रूप में जो है एक दिन मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है, 8 और 9, क्योंकि आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे लोगों ने, है ना, जान माल की हानि हुई। भारत के भी कई हजारों सैनिक जो है ना इस युद्ध में मारे गए थे, अंग्रेज़ों की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से। तो इसे मनाने की घोषणा जो है यूनाइटेड नेशन ने 2004 में की थी। याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है स्मृति और सम्मान का जो दिवस है द्वितीय विश्व युद्ध की, इस बार जो है वो 75वीं वर्षगांठ है, क्योंकि आपको पता होगा 1945 में फिनिश हुआ था, तो 75वीं वर्षगांठ इस बार है, ठीक है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट संस्था है, इसका नाम है IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और यह एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में, आप लोगों ने नहीं बताया, मैं एक बार फिर, जो प्रश्न आप पिछले सेक्शन में नहीं बताते मैं उसको रिपीट करके पूछता हूँ जानबूझ के, कि जो महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 और मिनी रत्ना कैटेगरी 2, इनमें क्या अंतर होता है, ये किस आधार पे जो है ना, कितने शक्ति प्रदान की हुई है भारत सरकार ने कि ये अपना निवेश कर सकते हैं, उनकी क्या कंडीशंस है, आप मुझे बताइए। और ये इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल का मतलब है जो नवीकरणीय है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो उसके CMD किसे बनाया गया है ना, जो मैनेजिंग चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो प्रदीप कुमार दास को चुना गया है। और याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। और ये मंत्रालय भी अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, ये इसकी हिंदी में नाम है। और इसके जो मंत्री चल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो राजकुमार सिंह चल रहे हैं। ये जो है एक राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभाव के, तो ये बात याद रखेंगे, राजकुमार सिंह चल रहे हैं। भारत ने, आपको पता होगा, 2022 में एक रिन्यूएबल लक्ष्य रखा है, जिसके तहत हम सोलर और
पवन ऊर्जा से बहुत ज़्यादा बिजली उत्पन्न करने वाले, लगभग 225 मेगावाट की बिजली, है ना। तो ये उद्देश्य भारत ने रखा है। और आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, गुड़गांव में। अभी जो है चाइना बहुत तेज़ी से छलांग मारता जा रहा है और लॉन्ग मार्च 5B नाम का उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया है। और ये जो है चीन का जो उद्देश्य है मानवयुक्त जो अंतरिक्ष यान ये भेजने वाला है। आपको पता है ना, जिस प्रकार इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है ना, 6 देशों ने मिलकर बनाया, वैसे चीन भी अपना बनाने वाला है। और भारत भी अपना इंटरनेशनल स्पेस सेंटर का जो लक्ष्य रखा है ना हमारे इसरो ने, वो 2030 तक रखा है। और चीन जो है इसको 2022 में बना देगा। और इसीलिए क्या है, ये इस तरह के परीक्षण कर रहा है। तो देखिए अगला पॉइंट पे और डिस्कस करते हैं कि सुरक्षित दादी नानी नाना नानी, क्यों? क्योंकि ओल्ड एज हैं, बूढ़े लोगों को जो है, बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा कोविड-19 का असर हो सकता है। इसलिए कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल की, है ना, सुनिश्चित करना, तो ये जो है एक प्रकार का सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान लॉन्च किसने किया है? नीति आयोग ने। तो नीति आयोग के बारे में हम लोग कुछ बात पढ़ लेते हैं। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो ये जो है नीति आयोग को हिंदी में कहते हैं। स्थापना जो है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। मतलब योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन को पूरी तरह से हटा दिया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हमेशा जिस प्रकार योजना आयोग के होते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो बहुत लंबे समय से अमिताभ कांत ही चल रहे हैं। और नीति आयोग का जो एक्चुअल टैगलाइन है वो क्या है? टीम इंडिया, कि भारत एक टीम की तरह से काम करेगा। देखो दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। टेक्निकल अंतर क्या है? नीति आयोग जो है वो बॉटम अप अप्रोच है। क्या मतलब है? कि राज्यों से सजेशन लिया जाएगा और उसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। जबकि योजना आयोग का क्या था? दोनों में टेक्निकल चेंज बस यही है, मेन अंतर यही है कि केंद्र से एक राजनीति या केंद्र से किसी प्रकार की जो प्रावधान, पॉलिसीज़, नीतियों का निर्माण होता है और वो राज्यों में लागू होते थे। लेकिन बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या? राज्यों से सजेशन आएगा और केंद्र लागू करेगा। ये नीति आयोग जो है ये रिवर्स अप्रोच है और ये ज़्यादा कारगर है। और यहीं पर जो मैंने आप मेरे पॉलिटी के लेक्चर भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे पॉलिटी के लेक्चर्स मैंने लिए हैं, आप एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने अवेल करवाए कंटेंट भी, तो आप ज़रूर देखें। तो वहाँ पर एक टर्म आती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। तो सभी राज्य जो है ना मिलजुल कर यदि काम करेंगे तो भारत देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस को मैं अच्छे से डिस्कस कर सका हूँ। एवरी 2 ऑफ सैटरडे मे को ये मनाया जाता है। अब देखिए एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। तो मोबाइल ऐप निकाली है पश्चिम बंगाल सरकार ने कि देशव्यापी जो लॉकडाउन है उसमें जो अलग अलग राज्यों के पश्चिम बंगाल में जो लोग फंसे हुए हैं, तो एग्जिट नाम की ऐप निकाली है, उन लोगों को आसानी से सुनिश्चित तरीके से उनके राज्यों में पहुंचाया जा सके, इसलिए, है ना। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। किसने? AIIB ने। क्या फुल फॉर्म है AIIB की? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो $500 मिलियन का आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए मदद जो है इसके लिए लोन ऋण दिया गया है। तो 2016 में जो है इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय बीजिंग में है और वर्तमान में जो अध्यक्ष चल रहे हैं वो जिन लिकुन चल रहे हैं। देखिए आप जो भी मेरे ये वीडियोस देखते हैं, पूरे देखते हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत अच्छे से सुनते हैं मुझे। देखिए ये जो भी मैं कंटेंट है, ये इसकी PDF जो है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों जो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है ना हमारे, है ना, उज्ज्वल कोचिंग कैंपस का, टारगेट कोचिंग के, तो वहाँ पर मैं आपको ये कंटेंट लगातार भेजता रहता हूँ। और आज ही मैंने सारे पिछले बैकलॉग भी भेज दिए। और जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इन कंटेंट्स को पा सकते हैं, है ना। आप ज़रूर जो है ना इसको, केवल बहुत थोड़ा सा समय लगता है, और आप ज़रूर अपने दोस्तों में, साथियों में ज़रूर शेयर किया करें, है ना। और करंट अफेयर ये पढ़ने के बाद आपको कहीं और भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में भारत की, ये मैंने पहले भी एक बार कवर किया था और मैं वापस कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी वापस से कंटेंट आया था कि 30% तक भारत में ऊर्जा की मांग कम हो गई है इस कोविड-19 के चलते, क्योंकि लोगों ने जो है पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कम खपत करना शुरू कर दिया है, कंपनीज बंद हो गई, इसके चलते ऊर्जा में कटौती हो गई है। तो 1974 को
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ना, इसने जो रिपोर्ट निकाली उसके तहत पता चला कि भारत में ऊर्जा की मांग 30% तक घट गई है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, आप याद रखेंगे पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय भी कहाँ है, पेरिस में है। तो आप इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को लिंक करके पढ़ा करो, यूनेस्को और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दोनों का मुख्यालय यहाँ है। अब देखिए, अभी हाल ही में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। आपने सुना होगा कैलाश मानसरोवर, जहाँ पे है ना बहुत ही अच्छी झील है और यहाँ पर हंस पाए जाते हैं। तो कैलाश मानसरोवर एक्चुअल में तिब्बत में, और तिब्बत वर्तमान में चीन में आता है। तो तिब्बत, इस कैलाश मानसरोवर की विज़िट हम लोग बहुत करते हैं। तो हाल ही में जो है ना यात्रा का नए मार्ग का उद्घाटन जो है वो राजनाथ सिंह जी, जो कि वर्तमान हमारे रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर चल रहे हैं, इन्होंने किया। अब ये जो इसको बनाता है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, याद रखना BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी सीमावर्ती देश हैं जहाँ जिनका हमसे ज़्यादा डिस्प्यूट है, जैसे पाकिस्तान, चाइना, तो वहाँ पर क्या है, हमें टैंक्स भी भेजने होते हैं, बड़े बड़े बैटल टैंक्स भेजने होते हैं। तो ये आम जो है ना लार्सन एंड टुर्बो जो कंपनी है, यदि इनको हम लोग ऑर्डर दे देंगे तो ये लोग जो है ना रोड्स इतने अच्छे नहीं बना सकते हैं। और कल को यदि हमको उन रोड पे हमारे आर्म डिफेंस के युद्धपोत टैंक ले जाने हैं, तो इसलिए क्या होती है, स्पेशल सड़क होती है जो कि है ना आम सड़कों से अलग होती है। इसलिए इन इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना रोड बनाता है। तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा BRO अलग से क्यों आता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो 80 किलोमीटर की उत्तराखंड का जो धारचूला जो है, उत्तराखंड का धारचूला से लेके चीन का जो बॉर्डर है, वहाँ पर हमारा एक दर्रा पड़ता है लिपुलेक एक दर्रा है, पास है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहाँ तक जो है ना 80 किलोमीटर की एक जो है, पहले जो हमको समय लगता था ना मानसरोवर में पहुँचने के लिए, वो जो है 2 से 3 सप्ताह लगते थे, अब केवल हमको 1 सप्ताह लगेगा। और कैलाश मानसरोवर की खासियत क्या है कि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का निवास यही है ना, इस तरह से पौराणिक मान्यताओं में, माइथोलॉजिकल कंटेंट्स में ऐसा दिया हुआ है। तो लिपुलेक दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर के लिए नया रास्ता खुला है। तो उत्तराखंड के कुछ दर्रों को पढ़ लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, नीलिमा मतलब नीति दर्रा, नीति पास, लिपुलेक पास और माना दर्रा। ये बात आपको एक पता होनी चाहिए। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है और सतलुज नदी है, ये दोनों भारत में किस दर्रे पास से प्रवेश करती है ना, ये बात आप मुझे किस दर्रे से प्रवेश करती है भारत में, कमेंट बॉक्स में बताइए। कुमार संगकारा को फिर से कंटिन्यू कर दिया गया है। मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट क्लब है इंग्लैंड में, उसका प्रेसिडेंशियलशिप ये वापस कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत पुराना क्लब है क्रिकेट का, 1787 में बना था और लंदन में इसका मुख्यालय है। तो MCC के फिर से प्रेसिडेंट जो है अगले साल के लिए भी कुमार संगकारा को चुन लिया गया है। आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। वॉलमार्ट अब इसकी पेरेंट कंपनी हो चुकी है, उसने वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट और उसका मुख्यालय USA अमेरिका में। तो फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के जो CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, किसको चुना गया है, श्रीराम वेंकटरमन को। तो फ्लिपकार्ट जो है ना, इसके ऊपर कई बार प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में। फ्लिपकार्ट भारत की जो है एक ई-कॉमर्स कंपनी है, पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है, स्थापना 2007 में हुई थी। ये एक बहुत ही अच्छा है ना स्टार्टअप था और भारत में बहुत अच्छे से प्रॉस्पर हुआ और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और ये दोनों चेयरमैन के नाम कई बार एग्जाम में पूछे, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल फ्लिपकार्ट के मालिक या चेयरमैन है। थैलीसीमिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। थैलीसीमिया जो रोग है, मैंने आपको, आप चाहें तो मेरे बायोलॉजी का पूरा मैंने आपको है ना जो जेनेटिक डिजीज़ है उसके बारे में और सभी डिजीज़ के बारे में 8-9 लेक्चर्स में बहुत गहराई से पढ़ा है डिजीज़ के बारे में, तो वो आप मेरे बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस डे भी 8 मई को मनाया जाता है। जागरूकता और टीकाकरण के महत्व को बताने का उद्देश्य है यहाँ पे। और यह रक्त से संबंधित एक रोग है जिसमें RBC का निर्माण नहीं होता और रोगी को बार बार क्या है जो है ना रक्त देना पड़ता है कुछ महीने सप्ताह में। तो यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। और इस बार का थीम क्या था, थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया जरूर याद रखना, आनुवांशिक रोग है और रक्त से संबंधित है। द ड्राइंग ऑफ न्यू इरा ऑफ थैलेसीमिया, है ना, एक नए इरा शुरू हो रहा है थैलेसीमिया का। आपने सुना होगा कि विश्व के बहुत महानतम शतरंज प्लेयर जो हैं वो कौन है, विश्वनाथन आनंद। लेकिन विश्वनाथन आनंद को आजकल जो है ना मैग्नस कार्लसन, लगभग इनसे 20-22 वर्ष उम्र छोटे हैं, लेकिन ये नॉर्वे के हैं ये। और ये हमेशा आजकल है ना
विश्वनाथन आनंद को हरा देते हैं। तो मैग्नस कार्लसन एक इनविटेशनल जो है ना सबसे अमीर शतरंज टूर्नामेंट बनाया था इन्होंने, और मैग्नस कार्लसन ने जो है ना, जो कि नॉर्वे के शतरंज ग्रैंड मास्टर है, इन्होंने भारतीय चैंपियन जो है विश्वनाथन आनंद को हराया। तो ये मैग्नस कार्लसन जरूर याद रखना कौन से देश से हैं, किस गेम से संबंधित हैं, और पिछले कई सालों से ये जो है ना फर्स्ट नंबर पर बने हुए हैं ना, ग्रैंड मास्टर बने हुए। तो देखिए आयुष जो ऐप है इसका शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आयुष ऐप का शुभारंभ किया। और आयुष संजीवनी ऐप किसकी मदद से? आयुर्वेद की जो है ना बहुत अच्छी भूमिका को लाते हुए किस प्रकार इम्यूनिटी डेवलप किया जा सके, ताकि जो है ना कोरोना जो कोविड-19 बीमारी है उसका ज़्यादा असर हमारे शरीर पर ना हो सके। तो आयुर्वेद बहुत अच्छे से कैसे भूमिका निभा सकता है और इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए आयुष संजीवनी ऐप, और इसको लॉन्च किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि केंद्र में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं, है ना, फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर के ये मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन चुका है जिसने सभी जिले के अस्पताल हैं वहाँ पर कम से कम एक वेंटिलेटर बेड की तो सुविधा होगी, ऐसा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है उत्तर प्रदेश, और इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी कंपैरेटिवली यहाँ पर केसेस कम है कोविड-19 के। मातृ दिवस ये हर प्रतिवर्ष मई माह के सेकेंड रविवार को मनाया जाता है ना। तो सेकेंड रविवार को ये मनाया जाता है 10 मई को। इस बार डेट कब आई? 10 मई को। तो आपको याद क्या रखना है कि प्रतिवर्ष मई माह के सेकेंड रविवार को, जैसे प्रत्येक वर्ष मई माह के जो सेकेंड जो सैटरडे है ना, सेकंड जो सैटरडे है उसके लिए हमने अभी डिस्कस किया था। सेकंड सैटरडे के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए चलो कि सेकंड सैटरडे को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार सेकंड रविवार को जो है वो मातृ दिवस मनाया जाता है। तो मातृ दिवस के लिए मैं आपको एक बहुत शानदार सा गाना सुनाता हूँ, एक बहुत अच्छा गाना है। तू कितनी भोली है, तू कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है, हो माँ हो माँ हो माँ हो माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। तो क्या आप लोगों ने अपने माता को, मदर को श्रद्धांजलि दी? क्या उनके रिस्पेक्टफुली आपने उनके जो है चरण स्पर्श किए? क्या आपने उन्हें विश किया? तो जिसका जैसा जैसा है, जो अपने पास में मदर फादर के, जो ज़रूर अपने माता को विश करें, क्योंकि मदर इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन आवर लाइफ, है ना, जिन्होंने, जो कि लाइफ चेंजिंग रहता है हमेशा हमारी ज़िंदगी में। तो लास्ट को जो 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं। तो आप सभी को जो है ना, आपकी सभी माताओं को मेरा प्रणाम, है ना। तो देखिए विश्व एथलेटिक्स जो दिवस है वो 7 मई को मनाया जाता है, विश्व एथलेटिक दिवस, है ना, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। स्कूल छात्र को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। तो ये पॉइंट एक याद रखना है। और सभी जिलों में वेंटिलेटर लगाने वाला उत्तर प्रदेश बन गया है। तो इस तरह के सभी प्रश्न जो 9th-10th के हम कवर कर चुके हैं टुडे ओनली, मतलब कि 11 मई को ही मैं आपके लिए 11 मई के कंटेंट भी ले आऊँगा। आप लोग जो है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।